सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। अमूमन अब देश में जिस प्रकार की राजनीति चलन में है उसमें व्यक्ति गौण और पार्टी प्रमुख हो गई है। अधिकांश नेताओं के संदर्भ में माना जाता है कि उनकी जो कुछ भी हैसियत है वो पार्टी के चलते हैं। पर इस दौर में भी अपवाद स्वरूप कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में पार्टी के मुकाबले खुद की शख्सियत के तौर पर ज़्यादा बड़ी हैसियत रखते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सियासत में एक किरदार है जिसका नाम है पंडित नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी 3 अलग अलग पार्टियों से विधायक रहने का रुतबा हासिल कर चुके हैं। कभी वह समाजवादी पार्टी से विधायक बने, कभी कांग्रेस पार्टी से और अभी भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजे पर वो खड़े हुए हैं। कब वो पार्टी से बाहर निकल जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे पता नहीं। अभी वो इन दिनों चर्चा में 2 कारणों से, एक मैहर में वो बड़े स्तर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने जा रहे थे जिसमें अचानक विघ्न आ गया, और दूसरी खबर इस संदर्भ में है कि वो एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके थे। अब उस पार्टी का क्या होगा इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है। तो हम सीधे नारायण त्रिपाठी के पास रुख करते हैं और समझेंगे प्रदेश की सियासत को, उनकी भावी योजनाओं को। तो त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आपने समझना ये है करता हूँ जी, समझना ये है त्रिपाठी जी, आपके साथ हुआ क्या। अतीत बताता है कि आप आने वाले समय को बड़ी खूबी से भांपते हैं, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी कर दी है। कथा के बाद पार्टी का ऐलान होना था, कथा से पहले पार्टी का ऐलान कर दिए, वो सारी योजना के संदर्भ में गड़बड़ हो गया। क्या कहते हैं आप? नहीं, दोनों अलग अलग मामला है जी नंबर 1, जहां तक विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण का मामला है, जी वो हमारा संवैधानिक हक और अधिकार है। जी हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों को मूलभूत समस्याएं और मौलिक अधिकार भी है। जी 2004 में जब समाजवादी पार्टी का विधायक था मैं, तब से इसकी शुरुआत किया। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, नेता होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया जी और बुला के ये बोला कि हम तो महासंघ की बात करते हैं, बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, ये छोटे राज्य की मांग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, इसको बंद कर दो। हम जी बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस पार्टी में गया तो 2009 से फिर चालू कर दिया। चालू करके क्रमशः चलाता रहा, हर साल बिंद के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम करता रहा और क्रमशः बढ़ाता गया। जब संयोगवश या दुर्घटनावश भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में मोदी जी के, हमको भी लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारा भी थोड़ी बहुत योगदान हो, कांग्रेस से विधायक रहते हुए अपनी बलि दिया और जी सतना लोकसभा से माई शारदा की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय गणेश सिंह जी निर्वाचित हुए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2016 में हमारा बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ। लगातार कार्यक्रम करते रहे। हमारे कार्यक्रमों में तमाम भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी आए, हमें ना कोई रोका, ना टोका, ना मना किया, ना कुछ किया। अब वो क्रम जितना तेज होता गया, अपने आप हमें धीरे धीरे बागी और बगावत की संज्ञा दे दी गई। जी हम ना बागी बने, ना बगावत बने। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य बनाना, इसके बाद भी मैं लगातार विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करता रहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टर भी हमारे मंच में आए, कार्यक्रमों में आए। कोई ना हमें कभी रोका, ना टोका, ना कोई बागी बोला, ना बगावत वाला बोला। पर यह मूवमेंट जितना तेज होता गया तो कभी कोरोना की चपेट में हम लोग फंसाए गए, तो कभी कहीं ना कहीं कोई न कोई बात पर आपत्ति की गई, गलत बयानबाजी हुई। उस बयान का मैं लगातार विरोध करता रहा, तो वो बयान के विरोध करने का बागी और बगावत वाला बन गया मैं। अब इसके बाद आपका जो सवाल है जी बागेश्वर धाम महाराज जी वाला, जी बागेश्वर धाम महाराज जी का मामला आस्था और धर्म का मामला है। बागेश्वर धाम महाराज आज हिंदुस्तान नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो वो कथा उनकी हमारी बहुत पहले से, किसी कारण से वो कथा यदि नहीं हो रही तो जनवरी माह के लिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हम जनवरी में मैहर माई शारदा धाम में कथा करेंगे। तो हम लोग जनवरी माह में बेहतर और कथा कराने का काम करेंगे। पर मैं इसमें एक आपत्ति में यह किया था कि जो हमारे राजनीतिक लीडर है वो कहीं न कहीं, जैसे हम लोग रामायण में रावण के बारे में सुने थे जी कि रावण तमाम गए नक्षत्रों को अपने यहाँ उल्टा लटका कर बांध के रखा था और अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम रावण को भोगना पड़ा। तो इसी तरह
जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं राजनीति करने वाले लोग, जी। वो सावधान हो जाएं, रावण बनने का काम न करें। जो साधु संत हैं, राम है, कृष्ण है, रामायण है, भागवत है, इनको अधीन समझने का प्रयास न करें, अन्यथा उनका भी यही परिणाम होगा। नारायण त्रिपाठी, थोड़ी उलझन में हूं मैं। आपने कहा किन्हीं कारणों से कथा टल गई, अब जनवरी में होगी। हाँ, तो बड़े मुखर आदमी हैं, अभी तक किन्हीं कारणों में उलझे हुए हैं, आपको नहीं पता किस कारण से टल गई? अब कारण तो तमाम लोग जानेंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि महाराज जी का आदेश हमारे लिए अंतिम आदेश है। मई माह के लिए समय दिए तो हमारे लिए मई स्वीकार था। अब उसको जनवरी दे दिया गया तो जनवरी में और बेहतर करने का काम करेंगे। त्रिपाठी जी, इतने नादान या नासमझ तो आपको कभी राजनीति में माना ना गया, जितने आसानी से आप कहते रहे मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। वाकई आप इतने ही नासमझ या इतने ही नादान हैं क्या? जिसने हर पार्टी को पानी पिला दिया वो नारायण त्रिपाठी एक सीधे सवाल के संदर्भ में इतनी अनभिज्ञता, इतना मासूमियत के साथ कह दे रहे हैं। मैं बता दिया कि रामायण में रावण का कैरेक्टर हम लोग देखे जी, जो तमाम ग्रह नक्षत्रों को कैद करके परिणाम भोग लिया जी, वही तो मैं बोलता हूँ। कोई धर्म गुरुओं पर, हमारे रामायण भागवत गीता पर, हमारे राम और कृष्ण पर एकाधिकार मानकर सिर्फ धर्म के ठेकेदार वही बनने का प्रयास न करें, परिणाम रावण जैसे ही होगा। पर मेरा त्रिपाठी जी सवाल तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर है। उन्होंने बयान ये दिया है कि संतों का आदेश मानना पड़ता है, अब आदेश हुआ इसलिए कथा टाल दी गई। तो ये संत कौन है? जो राजनीति में बैठे हैं वो संत हैं, या आप जिन्हें रावण बता रहे हैं उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी संत समझ रहे हैं? थोड़ा उलझन हो गई ना। हम लोग हिंदू धर्म को दिल से मानने और पूजने वाले हैं। साधु संतों को और ऋषि मुनियों को पूजने वाले हैं, पीताम्बरी और भगवा को पूजने वाले हैं। पर इसको कुछ लोग इसके ठेकेदार बन गए। वो ठेकेदार अपने आप में सुधार करें, उनके हित के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बागेश्वर धाम महाराज कथा का मामला है, वो जब भी समय देंगे बेहतर ढंग से कथा कराने का काम करें। त्रिपाठी थोड़ा वापस अपन विषय के संदर्भ में आते हैं। विंध्य विकास पार्टी बनाने की आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे मैं तो इसके लिए कर रहा था, इसे बगावत समझ ली गई। पर जब बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई तब भी आप उनके दरवाजे के अंदर दाखिल होते होते बार बार दिखाई देते थे, फिर भी शिकायत भाजपा से कर रहे हैं। दरवाजा नहीं था, वो मुख्यमंत्री का निवास था जी, और मुख्यमंत्री कोई एक दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है स्टेट का जी। मैं भी निर्वाचित एमएलए था। जब भी कोई मुख्यमंत्री होगा, वो किसी दल के भी एमएलए होंगे, वो हर हाल में मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अपना काम कराने की बात करेंगे। कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी थे, आज भी हैं। तो संबंध का मतलब मैं दल में नहीं जा रहा जी। संबंध का मतलब मैं मैहर को जिला बनाने का लगातार गोपनीय रूप में रात में नहीं जाता था जी। मैं दिन के उजाले में जाता था और मीडिया से बात करते हुए हंसते मुस्कुराते जाता था कि मैहर को मुझे जिला बनाना है, इसलिए मुख्यमंत्री के पास मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं कमलनाथ मुख्यमंत्री के पास जाता था और मैहर को जिला बनाने की बात किया तो सरकार के जाते जाते मैहर को जिला घोषित करवाने का काम किया, कैबिनेट में पास कराने का काम किया। अब यदि किन्हीं कारणों से वो रोका गया है तो शिव और शक्ति दोनों का भी एक मानते हैं, तो ये चुनाव के पहले, ये होगा चुनाव के पहले जी। और मैहर का जिले का निर्माण बस होगा जी। ये किन्हीं कारणों में कहाँ उलझ गए, ये एक बात समझ नहीं आ रहा। आपसे कोई भी सवाल कर रहा हूँ, किन्हीं कारणों से ऐसा हो गया। नारायण त्रिपाठी को विंध्य इलाके में ये माना जाता है कि हर कारण का वजह नारायण त्रिपाठी होते हैं, और नारायण त्रिपाठी इस समय उलझे हुए हैं किन्हीं कारणों में। कौन है जो आपके पीछे पड़ गया इस कदर? भाई उलझा नहीं हूँ ना, मैं उलझने वाला आदमी हूँ जी, मैं सुलझाने वाला आदमी हूँ, जी, निपटाने वाला आदमी हूँ। मैं बिल्कुल दिलेरी के साथ जो बात होती है अपनी ताकत के साथ बातों को रखता हूँ जी। और जब भी कोई बात होती है उसमें अपनी तरफ से जो उचित बात होनी चाहिए वो भी करता हूँ। विंध्य का भी पुनर्निर्माण होगा, मैहर जिला भी बनेगा, बाबा बागेश्वर धाम की कथा भी होगी। जो दोषी होंगे, जो पापी होंगे, उनको फल भोगना पड़ेगा। ये विंध्य को राज्य बनाने के लिए अब इतने बेचैन क्यों हैं? जिस पार्टी में आप अभी तक हैं वो भाजपा बताती है कि देश नई कहानी विकास की लिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस भाजपा में आप अभी तक हैं
वो पार्टी ये बताती है कि मध्य प्रदेश नई इबारत लिख रहा है विकास के संदर्भ में। क्या अपनी पार्टी के दावों पे भरोसा नहीं है? देश मजबूत हो रहा है, प्रदेश मजबूत हो रहा है, ऐसे में आप विंद विंद काहे को चिल्ला रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा क्या मध्य प्रदेश या भारत तरक्की कर रहा है तो? हिमांशु जी, विंद जहाँ हमारा जन्म हुआ है जी, जहाँ हम पैदा हुए वो हमारी जन्मभूमि है जी, हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बड़े लोग अपने लड़के बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत वोत बेच के इंदौर पढ़ाने भेजते हैं। जी, दवाई कराना है तो नागपुर मंडी जाना पड़ता है। मोदी जी बोलते हैं कि खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब। हमारे बिंद में कहीं कोई एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जो हमारे लड़के बच्चे खेले कूदे। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, खेल कूद की व्यवस्था नहीं। आज के दौर में भी बिजली मिल नहीं पा रही कि किसान सिंचाई कर ले, खाद मिल नहीं पा रहा कि किसान खाद डाल के खेती कर ले, खाद में लूट है। तो ये तमाम स्थितियों को देख के मैं कैसे मान लूं कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है या बिंद में विकास हुआ है। बिंद आज भी उपेक्षित है, चाहे बिंद हो चाहे बुंदेलखंड हो, जी, दोनों की स्थितियां एक जैसे है। अब कोई नेता बेचारे लाचार बेबस बने रहें और बैठे रहें तो मैं क्या करूंगा? मैं मौन नहीं रह पाता। आज कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं है, किसानों को बिजली कभी किसान के टाइम पर मिलती नहीं है, दहाई के टाइम पर मिलती नहीं है। आखिर मैं कैसे मान लूं कि बेहतर विकास किया गया है? तो मेरा भी सवाल आपसे ये है कि एक विधायक और भी तो आपके साथ दिखाई देता नहीं है, तो कैसे माने आपकी आवाज वाकई ईमानदार है, जिस आवाज के साथ एक जनप्रतिनिधि और मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ? ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, यही कर्म करते रहें जो विधायक और सांसद बनाता है ना। जी, बिंद का वो एक एक आदमी तय कर चुका है कि बिंद का पुनर्निर्माण होगा तभी हमारे बाल बच्चों का कल्याण होगा। तो जो विधायक सांसद बनाने वाले लोग हैं, बिंद की लड़ाई अब वो लड़ने को तैयार है। विधायक सांसद बताया ना, उनकी लाचारी है, बेबसी है, उनको दल की चिंता है, टिकट की चिंता है। दल नाराज हो जाएगा तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी तो कारोबार नहीं चलेगा। ये तमाम मजबूरियां और परेशानियां, इसलिए वो कोई नहीं बोलेंगे, सब ऐसे मौन बैठे रहेंगे। और मेरे साथ नहीं, मैं बिंद के एक एक आदमी की भावनाओं के साथ हूँ कि बिंद का पुनर्निर्माण होगा तभी कल्याण होगा। मैं बिंद वासियों के साथ में हूँ और उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मतलब नरेंद्र त्रिवेदी, आपका कहने का मतलब ये है कि विंध्य क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं या सांसद हैं, उनमें अगर कोई बहादुर है, अगर कोई दिलेर है, विंध्य की अगर किसी को चिंता है, तो वो एकमात्र नाम जनप्रतिनिधियों में नारायण त्रिपाठी है। बाकी सब भीरू प्रवृत्ति के लोग हैं, डरपोक लोग हैं, अपनी टिकट की चिंता में, अपने दल की चिंता में है, कोई जनता की चिंता नहीं कर रहा है। इसी रूप में समझे आपकी बात? कोई तो आपके साथ नहीं है। एक बात बता दूं, मैं कोई अपने आप को दिलेर नहीं मानता। मैं एक बात जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र का जब मामला आता है तो मुझे सरकार की चिंता नहीं है, न टिकट की चिंता है। जी, मेरे क्षेत्र में परेशानी होगी तो जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है उनके लिए मैं सामने खड़ा रहूंगा। विंध्य के लोगों की जब बात आती है तो कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, कौन शेर है कौन गीदड़ है, ये मैं नहीं जानता जी। मैं विंध्य की बात करूंगा, विंध्य के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं अमर होके नहीं आया, न कोई अमर होके आया। मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो कमजोर है, मैं तो सबको कहता हूँ सभी लोग दिलेर हैं। सब लोग हिम्मत कर लें और विंध्य के निर्माण में सब लोग लग जाएंगे तो विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाएगा। यदि नहीं लगते हैं तो बता रहा हूँ कि विंध्य के लोग जो हैं, अब विंध्य का एक एक आदमी, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सब लोग जानते हैं कि विंध्य का निर्माण होगा तो रोजी रोटी नौकरी चाकरी मिलेगी, यहाँ का कल्याण होगा, यहाँ का विकास होगा। और कौन दिलेर कौन शेर ये मैं नहीं जानता। मैं तो कहता हूँ कि सब लोग हिम्मत करें, हम उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं जिसका नेतृत्व हम करना चाहते हैं, लोग आ जाएं, हम उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए त्रिपाठी जी, आप अलग पार्टी बनाना चाहते थे तो अलग पार्टी कथा के साथ जोड़ के क्यों बनाना चाहते थे? धर्म अलग है, राजनीति अलग है, आप बता रहे थे, पर आपने पार्टी के संदर्भ में ऐलान किया तो कथा के साथ किया। क्या आपके इस ऐलान ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के मैयर के और बढ़ते कदमों को रोक नहीं दिया? अरे ये आदमी तो मेरे नाम पर अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री ठिठक तो नहीं गए? और समय भी कब दे रहे हैं? जनवरी का। कौन सी जनवरी का? जब दिसंबर में चुनाव हो ले मध्य प्रदेश के।
क्या आपको नहीं लगता है आपकी राजनीतिक संभावनाओं को भुनाने का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं हुए धीरेन्द्र शास्त्री? वो मैं स्पीच कहाँ दिया उसके बारे में भी कोई जान नहीं पा रहा जी हमारे क्रिकेट मैच का फाइनल समापन हुआ और समापन के दिन हम उस कार्यक्रम में मैं अपनी बात को रखा और जी। अपनी बात को रख के जो मेरे शब्द हैं जो मैं बोला हूँ कि माई शारदा धाम को प्रणाम, बागेश्वर धाम को प्रणाम, माई शारदा की कृपा से, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से 2 तारीख को मैहर में शोभा यात्रा होगी, 3 तारीख से हनुमत कथा होगी, 7 तारीख को समापन होगा। इसके बाद हम बिंद के अभियान में लगेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। अब इसमें मैं बाबा बागेश्वर धाम को या धर्म को जोड़ने कहाँ काम किया? राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। ईमान से राजनीति सबसे बड़ा धर्म है और राजनीति को धर्म के रूप में ही मानना चाहिए और धर्म के रूप पर ही जन सेवा करना चाहिए। तो मैं अपना काम बिल्कुल दिल से ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैं इस बिंद के लड़ाई में ना मुझे किसी का डर है ना भय है। मैं धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा। ये विंध्य विकास पार्टी कब से बनाने वाले हैं आप? कब आ जाएगी अस्तित्व में? बिंद के लोगों ने पार्टी का निर्माण कर चुका है जी। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल माह में उसकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और वो बिंद की तैयारी आगे चालू हो जाएगी और इसको बेहतर ढंग से लोग लड़ेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। तो सवाल इस बात का है कि नारायण त्रिपाठी भाजपा से इस्तीफा देंगे या भाजपा से निकाले जाने का इंतजार करेंगे? क्या तय किया है नारायण त्रिपाठी ने? भाजपा आपको बाहर का रास्ता दिखाए या आप अपने कदमों से चलकर भाजपा से बाहर आए? जब जरूरत पड़ेगी, यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आज भी रिजाइन करने को तैयार हूं मैं। पर मैं कोई पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर कोई काम ही नहीं किया। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी बनाया हूँ। बिंद के लोगों ने पार्टी बनाया है जी। तो मैं बिंद के लोगों के साथ में हूँ। कि कैसे आप पार्टी के भी साथ हैं और विंध्य के लोगों के भी साथ हैं? क्यों आप लोगों को नहीं समझाते भाई भाजपा के साथ में ही आपके अरमान पूरे हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक दूसरी पार्टी के गठन की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं, तो इसको बगावत ना समझा जाए, इसको विश्वासघात ना समझा जाए तो क्या माना जाए? या आप अपनी पार्टी की जड़ों में मठा डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं? तो बता रहा हूँ कि आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके मुंह में रसगुल्ला पड़े और हमारी पार्टी बिंद का पुनर्निर्माण कर दे और हमसे जो त्याग, बलिदान, रिजाइन, इस्तीफा जी, सब कुछ जो चाहे हम सब करने को तैयार है जी। तो कौन नहीं सुन रहा आपकी? वीडी शर्मा आपकी नहीं सुनते या शिवराज सिंह चौहान आपकी नहीं सुनते? कमलनाथ तो आपकी बहुत सुनते थे, ऐसा आपने अभी बताया। जिले का निर्माण भी आप उनसे कराने की घोषणा करा लिए थे, भले ही सरकार जाते जाते कराए थे। अभी कौन नहीं सुनता आपकी नारायण जी? नहीं, कोई सुनने की बात नहीं है। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है एक अलग मामला है। हम तो जो अपनी बातें हैं सभी मुखियाओं को बता चुके। न बीडी शर्मा जी हमें कभी बोले कि बिंद के निर्माण की बात बंद कर दो, ना हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर दो, बंद कर दो। तो जब कोई बोले ही नहीं तो मैं बागी कहाँ से हो गया? मैं बगावत वाला कहाँ से हो गया? हम तो हिस्साबाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने घर परिवार से हम चाहते हैं कि हमारे भी बाल बच्चों का बेहतर विकास हो जाए, हमारे लड़के बच्चों का भी कल्याण हो जाए, हमारा भी बिंद का पुनर्निर्माण करा दीजिए, हमारे राष्ट्रगान को पूरा कर दीजिए। राष्ट्रगान अधूरा हो गया है। बिंद, हिमांचल, यमुना, गंगा, बिंद गायब कर दिया गया तो राष्ट्रगान का भी सम्मान बच जाए। अब इसमें बागी कहाँ पर गया? मैं तो ये बोलता हूँ कि बिंद के लोग ये कह रहे हैं कि 23 से पहले यदि बिंद के पक्ष में फैसला नहीं किया गया तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो वो लड़ाई लड़ेंगे तो बिंद में मेरा जन्म हुआ है तो अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो मैं बिंद के साथ में हूँ। अब इसको कोई बागी समझे या बगावत वाला समझे, जिसको निकालना हो निकाल दे। मैं कोई चीज का इंतजार नहीं करता। मैं अपना काम में लगा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहे हैं? 3 साल पहले कमलनाथ जी ने मैहर को जिला बनाने का ऐलान कर दिया था, 2 और जिले बनाने की भी बात कही थी। 3 साल में आपने भाजपा में रहते हुए जिला बनाने के संदर्भ में क्या उपलब्धि हासिल की? कहाँ आपने पार्टी को छोड़ा? कहाँ पार्टी को तेवर दिखाया? सवाल है ना, नारायण त्रिपाठी अगर वाकई मैहर के लिए इतने समर्पित हैं
क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने छाती ठोक के खड़े हुए, या तो जिला बनाओ या निकलता हूं? दिखे नहीं आप ऐसा? छाती ठोक के खड़े होने का मतलब लगता नहीं जाता। अनुशासित रहकर सम्मान के दायरे में जब जब वक्त मिला तब तब बात किया, और आज से नहीं, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री होते थे तब से भी लगातार बात किया कि मैयर की बहुत लंबे दिनों की मांग है जी। इसको पूरा कर दीजिए। तो लगातार बोले कि मैं बहुत जल्दी करूंगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा। फिर कमलनाथ जी का दौर आया, घोषित कराया। इसके बाद फिर शिवराज जी से बात हुई, लगातार बात हुई। शिवराज जी बोले मैं देखता हूँ, इसको करता हूँ। अब वो 3 जिलों को रोक दिए। अब तीनों को रोके हुए हैं तो चुनाव के पहले घोषणा करेंगे। आप इतना धैर्य कहां से लाए नरेंद्र त्रिपाठी जी? जिस विंध्य के लिए आप इतना मर मिटने को तत्पर हैं, जिस विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए आप कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उस विंध्य के अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र मैहर क्या जिला बनने के संदर्भ में 3 साल से तरसाया जा रहा है। इतना धैर्य आप लाते कहां से हैं, जिसमें आपने 3 साल तक कुछ नहीं किया, इंतजार किया शिवराज जी कर देंगे? इसमें बातें ही तो हो सकती है ना, चर्चा ही तो हो सकती है ना, बोले ही तो जा सकता है ना। साइन पावर तो मेरे हाथ में है नहीं जी। कि मैं साइन कर दूं। करना तो मुख्यमंत्री जी को है, जब उनके मूड में आ जाएगा तभी तो करेंगे ना। अरे अभी तो विंध्य के लिए आप अलग पार्टी के स्तर पर भी जाने को तैयार हैं, तो इसलिए मेरा सवाल है, आप कहीं असमंजस में तो नहीं है त्रिपाठी जी? उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, भाजपा से इस्तीफा तब दूंगा जब समीकरण 6 महीने से कम रह जाएगा, कुछ नफा नुकसान का कैलकुलेशन तो नहीं चल रहा है? मुझे न कोई नफा का डर, नफा कभी सोचा नहीं। नफा सोचता होता तो इस तरफ कदम न बढ़ाता जी। नुकसान के लिए कभी डरा नहीं, नुकसान की कोई चिंता नहीं है। फकीर आदमी हूँ, मुझे कोई न डर न कोई भय है जी। मैं कोई गणित का हिसाब किताब लगाता नहीं। मैं अपने काम में फिर बता दूं, जो मुझे ठीक लगता है उस काम में लग जाता हूँ और पूरी ताकत से लग के उसको परिणाम तक ले जाने का काम करूंगा। अब क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, जब जो वक्त आता है उसको देखूंगा, और ये लड़ाई लड़ेंगे। मैहर जिला भी बनेगा और विंध्य का पुनर्निर्माण भी होगा। हम बातचीत को आखिरी दौर की ओर लेके चलते हैं। नरण में आपने कांग्रेस में भी समय बिता लिया, भाजपा में भी समय बिता लिया, भाजपा के दरवाजे पर ही हैं आप। कौन सी ज़्यादा भाई पार्टी आपको? किसके कहने करने में अंतर ज़रा कम है? कौन जनता के संदर्भ में ज़्यादा संवेदनशील है? थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे, कौन मन को भाया? समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत किया था जी। मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे मैं समाजवादी पार्टी में जाने वाला हूँ जी। पर मैं ईमानदारी से दिल से कहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गवासी हो गए, वही मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श हैं आज भी। जी। उससे बेहतर मंच कोई नहीं मिला कि आदमी कुछ बेहतर काम कर सके। जी। इसके अलावा अब इसके बाद जो है, मुझे छल कपट धोखा जी। इन सब चीजों से बड़ी नफरत हो चुकी है। जी। मैं छल कपट धोखा वाला आदमी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, स्पष्ट बात करने का आदि हूँ। उसी में मुझे बागी बोल देते हैं, बगावत वाला बोल देते हैं। अब मेरा सिर्फ अंतिम लक्ष्य है राजनीति करने का, कि मुझे विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है, अंतिम दौर तक इसकी लड़ाई लड़ना है। न राजनीति से कोई स्वार्थ, न राजनीति से कोई लालच। मैहर के लोगों ने 4 बार मुझे अलग अलग दल से विधायक बना दिया, अब इससे ज्यादा क्या मिलना है? कोई अमर होके नहीं आया, मैं भी अमर होके नहीं आया। अपनी कुर्बानी अब विंध्य के पुनर्निर्माण में दूंगा, विंध्य के पुनर्निर्माण में लगाऊंगा। आपने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के संदर्भ में बताया, पर जिस भाजपा में आपने इतना समय गुजारा, इतना समय बिताया, इस भाजपा में कोई नहीं भाया? बता तो दिया ना, आपको स्पष्ट बता दिया। इसके बाद इस सवाल करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे राजनीति करने का आनंद जो समाजवादी पार्टी में आया, अब इसका मतलब कल से लोग चालू करेंगे कि नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की ओर, तो मैं किसी और नहीं जाने वाला। अब जहाँ जाने वाला हूँ अपने विंध्य के लिए जाऊंगा। अपना विंध्य है और विंध्य के पुनर्निर्माण में वही लड़ाई लड़ूंगा। इससे बेहतर मेरे लिए कोई काम नहीं होगा। मेरा सवाल असल में इसे दोबारा इसलिए दोहराने का था कि मैं ये जानना चाहता था कि जब इतनी भाई नहीं रही तो फिर भी उसमें सांस क्यों ली जा रही है? नारायण भाई, क्यों भाजपा में अपना समय अभी भी लगा रहे हैं?
जब पार्टी आपको भा नहीं रही, कोई नेता आपको प्रभावित कर नहीं रहा, विंध्य के संदर्भ में इतनी तड़प आपके अंदर है, इतनी पीड़ा आपके अंदर है, इतनी अकुलाहट आपके अंदर है, फिर भी आप भाजपा में रह कैसे ले रहे हैं और क्यों रह ले रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं जिसके लिए भाजपा में बने हुए हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यदि मेरे रिजाइन देने से आपको कुछ लग रहा है, यदि आज मैं रिजाइन दे दूंगा तो कुछ बहुत बड़ा भूकंप भूचाल आ जाएगा, तो आपके इस मंच में अभी कहिए तो अभी मैं रिजाइन पत्र भेज दूं। मुझे कोई इसका डर भय नहीं, मुझे कोई डर भय नहीं है। मैं अपने काम में लगा हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मुझसे लोग आके डिबेट करें, बहस करें। यहाँ पे मैं अनुशासनहीन हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, जब उनके बयान आते हैं तो उनके बयानों का मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आज भी गलत नहीं हूँ, अपनी जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विंध्य के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं एक आध बार बोल चुका हूँ, यदि मैं विंध्य की डिमांड कर रहा हूँ और इसमें मैं बागी बन गया तो अटल जी 3 राज्य बनाए थे, तो यदि मैं गलत हूँ तो अटल जी कहीं गलत रहे होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो विदर्भ प्रांत के आंदोलन का नेतृत्व किए, तो वो बागी नहीं बने। और यदि मैं मांग कर रहा हूँ तो मैं बागी बन गया। ये दोहरी परिभाषा कैसे चलेगी? मुझे कोई बोला, आपके मंत्री को खुलेआम बोल दिया कि न मुख्यमंत्री जी मुझे बोले कि ये विंध्य की मांग बंद करो, न प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि विंध्य की मांग बंद करो, तो मैं गलत कहा हूँ? बयानबाजी तब होती है जब कोई बयान देता है और लोग मुझसे पूछते हैं। नारायण जी, इतना मासूमियत भरा मसला नहीं है। आप अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, विंध्य विकास पार्टी के गठन के संदर्भ में हमें बता रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी राजनीति की दिशा मोड़ रहे हैं। आप स्वयं यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि भाजपा में मुझे किसी ने रोका नहीं विंध्य की मांग को लेकर, फिर भी आप अलग पार्टी के संदर्भ में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो सवाल उठेगा ना, पूछा जाएगा ना, आपत्ति होगी ना, ऐतराज खड़ा होगा ही ना? नहीं होगा जी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं अपने विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, यानी हिस्सा बांट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। आदमी अपने पिताजी से हिस्सा बांट लेता है, भाई से लेता है, तो लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, तो वही लड़ाई झगड़ा मान लिया जाए। हमारे विंध्य में कहावत है कि यदि लड़का न रोवे तो मातारी दूध न पिलाई जी, तो ये मान लिया जाए कि मैं तो इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जी, इसीलिए झगड़ रहा हूँ कि भाई हमारे विंध्य के दिशा में सोचो और विंध्य के पुनर्निर्माण को करो। ये बागी बगावत जो मामला है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये बार बार नारायण त्रिपाठी जी कहना है। कुल मिलाकर बातचीत के केंद्र में ये बात समझ में आती है कि नारायण त्रिपाठी का मन अब भाजपा में भर गया है, पर उन्हें उचित समय का इंतजार है। आने वाले समय में उन्होंने अपनी सियासत के केंद्र में अलग विंध्य प्रदेश के निर्माण को रख लिया है। अब वो महज मैहर को जिला बनाने की बात पर नहीं है, उन्हें अलग विंध्य राज्य के चाहिए। क्या विंध्य राज्य की लड़ाई को वाकई नारायण त्रिपाठी आने वाले समय में किसी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या कुल मिलाकर एक अतद विधायक के तौर पर जो उनकी अब तक पहचान रही है उसको भी खो जाएंगे? आने वाला समय बताएगा। बहरहाल देखेंगे कि नारायण त्रिपाठी की ये लड़ाई आने वाले समय में क्या मोड़ लेती है और कब तक भाजपा उनके इन तेवरों को सहती है। बहरहाल आपका नारायण त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज के इस ई सार्थक संवाद में इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्स से, तब तक के लिए सलाम।